औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के फिजिकल क्वांटिटीज के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट and discuss the units upon which it is built up। और इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जिस यूनिट को हमने बिल्टअप किया है उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इस यूनिट्स की डेफिनेशन देखने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। किसी चीज को माप लेना सिर्फ गिनना नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हमें चीनी या दूध की जरूरत होती है तो हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि हम दूध या चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं। तो किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुवाजना करने के लिए हमें मियारी मिकदारों की जरूरत होती है। अगर हम एक बार उनका मियार मुकर्रर कर लें तो फिर उन मिकदारों को उस मियार के हवाले से हम बयान कर सकते हैं। तो इन्हीं मियारी मिकदारों को फिर यूनिट का नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल निज़ाम यूनिट्स बनाने की एक बेइंतहा जरूरत महसूस हुई। तो आखिर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड चॉइस किया गया। तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो आइए हम यहां इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारी पेरिस के अंदर एक कमेटी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई, ये भी आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 1960 में in 1960 an international committee agreed on a set of definitions and standard to describe the physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया और उसी को कहते हैं दिस सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। इसी सिस्टम को जो एक मुश्तरका सिस्टम अपनाया गया उसी मुश्तरका सिस्टम को एसआई सिस्टम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम को या एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स बनाए गए वो यूनिट्स 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। कितनी टाइप्स में डिवाइड किए गए? 3 टाइप्स में। और पहले नंबर पे बेस यूनिट, पहले यूनिट को बेस यूनिट का नाम दिया गया, सेकंड यूनिट को डिराइव्ड यूनिट का नाम दिया गया और तीसरे यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। तो आइए अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं कि बेस यूनिट क्या होते हैं, डिराइव यूनिट क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस यूनिट क्या होते हैं इसको हम यहां डिस्कस करते हैं। बेस यूनिट हमारे पास, इससे हमने पिछले लेक्चर के अंदर बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप थी बेस क्वांटिटीज एंड सेकेंडली थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज एक फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर हम मेजर कर सकते हैं तो फिर उनका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी हो और फिर उसका यूनिट भी कोई ना कोई होगा, जो उसका यूनिट होगा बेस क्वांटिटी का वो बेस यूनिट कहलाएगा। इट मीन्स दैट हम डेफिनेशन में यूं लिख सकते हैं
द यूनिट विच इज यूज टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज, ऐसा यूनिट जिसको बेस क्वांटिटीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाए, तो ऐसे यूनिट को हम नाम देते हैं बेस यूनिट। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो देयर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज कितनी थी? 7। तो यहां मैंने 7 बेस क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, यहां उनके सिंबल लिखे हुए हैं, और इस कॉलम के अंदर सिंबल के ऐसा यूनिट है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट है, और इस कॉलम के अंदर इस SI यूनिट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा हुआ। तो यहां पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की पहली फिजिकल क्वांटिटीज है लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका SI यूनिट मीटर है, और मीटर को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, और सेकेंडली नंबर 2 इज द मैस। मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इस मैस का SI यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम को kg से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है टाइम। टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का SI यूनिट सेकंड है, और टाइम के SI यूनिट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम से ये करंट का यूनिट रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर ये हम पढ़ेंगे, करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद करंट का यूनिट एम्पेयर है, और एम्पेयर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 भी हो गया। नंबर 5 टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद इस टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर का केल्विन SI यूनिट है, और इस SI यूनिट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? K से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है लाइट इंटेंसिटी। इसको उर्दू में रोशनी की इंटेंसिटी यानी शिद्दत भी कहा जाता है, और इसका जो सिंबल है वो L है। L लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसका जो SI यूनिट है वो कंडेला है, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये 6 जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, यहां पे नीचे जो है नजर नहीं आ रहा, मैं 7 जो नंबर 7 पे क्वांटिटीज है मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास नंबर 7 पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 है फिजिकल क्वांटिटी, और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज से जाहिर करते हैं? N से। ठीक है, N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट वो हमारे पास है मोल। इसका यूनिट है वो क्या है? मोल, और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास बेस यूनिट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं डिराइव यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने बेस यूनिट की डेफिनेशन में लिखा था, द क्वांटिटीज विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट। तो यहां भी वैसे ही डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे तमाम यूनिट जो डिराइव क्वांटिटीज को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन यूनिट्स को डिराइव यूनिट का नाम देंगे। यहां हमारे पास डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा, देखें, डिराइव यूनिट द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिराइव क्वांटिटीज, जिसको डिराइव क्वांटिटीज
को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज को डिराइव यूनिट कहा जाता है। ऐसे तमाम यूनिट को डिराइव यूनिट कहा जाता है। यहां जो है हमारे पास यूनिट आएगा, ठीक है, द यूनिट विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिराइव क्वांटिटीज। ऐसे तमाम यूनिट जिसको ड्राइव क्वांटिटीज डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे यूनिट क्या कहलाते हैं? डिराइव यूनिट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की 7 नंबर्स थे, यानी कि 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी। डिराइव क्वांटिटीज हमारे पास अनलिमिटेड होंगी। क्या होंगी? अनलिमिटेड। दीज डिराइव्ड क्वांटिटीज इज अनलिमिटेड, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स, उनके सिंबल्स मैं यहां पर लिख देता हूं। जो स्टूडेंट देखें, हमारे पास पहले नंबर पर वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है। अब मीटर फी सेकंड डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है, तो ये डिराइव यूनिट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे नंबर पे एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली is a derived quantity, so its unit is meter per second square, so this unit is called a derived unit. Okay, next हम आते हैं थर्ड नंबर पे। हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब एक डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है, इसलिए मीटर क्यूब भी डिराइव यूनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे आता है हमारे पास एरिया। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर बेस डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है, इसलिए मीटर स्क्वायर भी डिराइव यूनिट हुआ। तो स्टूडेंट्स, स्पीड का यूनिट भी मीटर फी सेकंड होता है। Speed is a derived quantity, so its unit is derived unit. इसी तरह हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट देख लें, तो जो ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट होगा वो हमारे पास ड्राइव यूनिट कहलाएगा। आई होप कि ड्राइव यूनिट की भी आपको डेफिनेशन समझ आ गई। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सप्लीमेंट। हमारे पास एसआई सिस्टम में यूनिट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। तो उसमें पहले हमारे पास बेस यूनिट और दूसरा डिराइव यूनिट था और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट था। स्टूडेंट्स, हम बेस यूनिट और डिराइव यूनिट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जिन यूनिट्स को बेस यूनिट और डिराइव यूनिट नहीं कहा गया, उन यूनिट्स को फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी कोई क्वांटिटीज होंगी, जैसे बेस क्वांटिटीज थी। बेस यूनिट इसलिए कहा गया था क्योंकि वो बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट थे, इसलिए। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जो क्वांटिटीज होंगी वो है ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। कौन सी? ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज 2 टाइप्स की हैं। पहले नंबर पे प्लेन एंगल और दूसरे नंबर पे है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में हमारे पास रेडियन आता है, यानी कि प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, और रेडियन को RAD यानी RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट है वो स्टे रेडियन है, और स्टे रेडियन को SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो रेडियन है
चूंकि रेडियन एक प्लेन एंगल है, इसलिए प्लेन हमारे पास 2 डायमेंशन होती है, जिसमें एक x एक्सिस होता है और दूसरा y एक्सिस होता है। और हमारे पास फर्ज कर लें एक सर्कल है, और सर्कल भी तो एक प्लेन होता है। यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये हमारे पास फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल प्लेन पे बना हुआ है, तो इसलिए सर्कल भी प्लेन होता है। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें ये इस सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल के सेंटर से सर्कल के हर पॉइंट तक का फासला सेम है। यानी कि अगर हम यहां इस सर्कल के इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिलाएं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारे डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस। और अगर हम सर्कल के किसी और पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से मिलाएं तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों रेडियस हैं, दोनों सर्कल के रेडियस के दरमियान जो आर्क बन रही है, जो लेंथ बन रही है, इसको नाम देते हैं आर्क का, और इस आर्क की लेंथ को आर्क लेंथ का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने यहां पर गौर से समझना है। सीधी सी बात है, अगर मैं इसी सर्कल के दोनों रेडियस को करीब करता जाऊं तो आर्क लेंथ कम होती जाएगी। मैं अगर ऐसा करूं कि सर्कल के दोनों रेडियस को इस तरह रखूं कि आर्क लेंथ की लंबाई इस रेडियस आर के बराबर हो जाए, यानी कि फर्ज कर लें ये हमारे पास आर्क है किसी सर्कल की और ये आर्क 3 सेंटीमीटर है। अगर हमारा रेडियस, ये दोनों जो पॉइंट है रेडियस के, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां जो दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी चीज को हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन क्या है, 1 रेडियन इज द प्लेन, और प्लेन कौन सी है, 2 डायमेंशन, एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई which cuts off the circumference on arc is equal to the length of radius। हमारे पास ये जो आर्क है और ये आर्क इस सर्कल के रेडियस की लेंथ के इक्वल आ जाएगी, तब हमारा ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इस डेफिनेशंस के अंदर मजीद जो है लिखने के लिए मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारा 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब ये हमारे पास कैसे आया स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये फर्ज कर लें, यहां मैं इसको रेज कर रहा हूं, अभी फर्ज कर लें हमारे पास ये एक सर्कल है और आप जानते हैं इस सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन हमारे पास मौजूद है। ये सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल है। अब 2 पाई रेडियन और इस सर्कल के अंदर टोटल डिग्री कितनी है, 360 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं यहां से तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ये 2 पाई दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब मैं 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई करूंगा तो हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री।
इट मीन्स दैट इस सर्कल में एक रेडियन जो है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। आपने ये पेपर के अंदर लिखना नहीं है, वैसे मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया। तो ये 1 रेडियन जो है वो हमारे पास 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक फार्मूला है, ये भी आप लोगों ने मैथ के अंदर भी पढ़ना है और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ना है, तो इसको आपने अभी याद रखना है। एंगल इन रेडियन, रेडियन के अंदर जो एंगल है उसका फार्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां हमारे पास 1 रेडियन क्यों है? क्योंकि इस फार्मूले वैल्यू पुट करें तो आर्क लेंथ कितनी थी, यहां जो हमने अभी ड्राइव की थी ये हमारे पास रेडियस था, एक ये हमारे पास रेडियस था, और आर्क लेंथ कितनी थी और रेडियस कितना था, वो भी r था। तो r डिवाइडेड बाय r, आंसर आया था 1। इस वजह से 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियन। के सर्कल जो है, सर्कल का जो सेंटर है उस पे जो रेडियन है कितने हैं, 2 पाई। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सॉलिड एंगल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारे पास, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टे रेडियन। अब हम स्टे रेडियन को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने रेडियन के ऊपर बात की थी, रेडियन में हम 2 डायमेंशन लेते थे, जबकि हमारे पास स्टे रेडियन में हमारे 3 डायमेंशन होगी। जैसे अभी हमने एक सर्कल यहां बनाया था और मैंने कहा था कि ये जो सर्कल है हमारे पास 2 डायमेंशन है। अगर हम इसी सर्कल को एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं तो यही सर्कल जो है हमारे पास रोटेट जब करेगा तो ये एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगी। जब ये सर्कल रोटेट करेगा तो हमारे पास एक स्फीयर की फॉर्म बन जाएगी, और स्फीयर हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशन। स्टूडेंट्स थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, अगर मैं इसके सेंटर से ड्रा करूं ऐसे, तो बहुत से रेडियस ड्रा होंगे। पहले तो हमारे पास 2 रेडियस ड्रा हो सकते थे, 3 हो सकते थे तो सर्कल के अंदर, लेकिन यहां अब अगर सर्कल इस सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से ऊपर से मैं बहुत से रेडियस ड्रा कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो हम सर्कल के अंदर 2 रेडियस ड्रा करते थे, तो फिर उन्हीं दोनों रेडियस के दरमियान जो आर्क आती थी, अब वो आर्क तो नहीं आएगी। अब अगर हम 2 रेडियस ड्रा करें तो 2 रेडियस के दरमियान बहुत से रेडियस ड्रा हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास आर्क की बजाय आ जाएगा, आर्क लेंथ की बजाय आ जाएगा एरिया। यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखें हमारे पास ये फर्ज कर लें एक स्फीयर है और ये हमारे पास स्फीयर है। इसका यहां मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं, क्योंकि यहां स्फीयर मैं ड्रा नहीं कर सकता, ये खुद प्लेन है हमारा व्हाइट बोर्ड, तो इस वजह से 3 डायमेंशन यहां ड्रा नहीं हो सकता। तो मैं समझने के लिए यहां ये बता रहा हूं, ये इस स्फीयर का सेंटर है और यहां जो हमारे पास ये बनेगी हमारे पास वो रेडियस, और यहां 2 रेडियस नहीं है, ये 3 डायमेंशन है, इसमें बहुत से रेडियस हैं, और यहां हमें आर्क की बजाय क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है यहां हमारे पास पहले आर होता था, आर्क लेंथ, अब हमें क्या मिलना चाहिए, रेडियस का स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि एरिया है, तो यहां आर स्क्वायर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर 2 रेडियस के दरमियान 2 रेडियस इस तरह मिले कि यहां जो है एरिया बने, यानी आर स्क्वायर बने, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एंगल क्या कहलाएगा, स्टे रेडियन कहलाएगा। अब इसको डिफाइन यूं करते हैं, स्टे रेडियन, इट इज अ सॉलिड एंगल, इट मींस दैट 3 डायमेंशन एंगल होगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस
इक्वल टू द स्क्वायर द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये हमारी थी स्टे रेडियन। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल फैज़ान एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।